हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी के मॉडल पेपर जो 2025 यूपीएमएसपी द्वारा ये मॉडल पेपर है, इसका हम आज पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट 1 पहले करा दिए हैं, चलिए आज पार्ट 2 देखते हैं। तो वहां पे नंबर 5 तक कराए थे पार्ट 1 में। आज प्रश्नोत्तर नंबर 6 कराएंगे। इसमें प्रश्न है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80, आप 80 शब्दों में लिखना रहता है पंचलाइट कहानी। तो चलिए देखते हैं बिना देरी करते हुए। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम सीधा पहुंचते हैं पंचलाइट कहानी की ओर। डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 डालेंगे तो पंचलाइट कहानी के उद्देश्य। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का वर्णन किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, जो ये कहानी है इसमें बिहार के पिछड़े गांव के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, यानी कि महतो टोली के एक अशिक्षित लोग हैं। एक टोली है वहां पे बिहार में, तो उस टोली का नाम है महतो टोली, और वहां पे अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, रामनवमी के मेले पर उन सभी गांव वालों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। सीधे साधे समाज में कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। यानी कि बहुत ही पिछड़ा वर्ग के थे लोग, तो वह सभी पंचलाइट जलाना बिल्कुल नहीं जानते थे। वह यह नहीं चाहते थे कि दूसरी टोली के व्यक्ति द्वारा उनकी पंचलाइट जलाई जाए। जैसा कि फ्रेंड्स, वह यह बात नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा व्यक्ति आए दूसरी टोली का और हमारी पंचलाइट को जलाए। अब तो सारी टोली में दुख का माहौल छा गया। बात तो सही है, क्योंकि कोई पंचलाइट जलाना जानता ही नहीं था, और इतने मेहनत से पंचलाइट खरीदा, एक एक रुपया बटोर के, तो अब पंचलाइट को जलाना जानता ही नहीं था। बल्कि उस एक प्रकार से, लेकिन गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। उस गांव में एक गोधन नाम का लड़का था जो पंचलाइट जलाना जानता था। बल्कि एक बात थी, बल्कि उसका हुक्का पानी गांव वालों से बंद था। यानी कि गांव वालों से उसका खानदान नहीं था। वो मतलब किसी के घर में नहीं खाना खाने आता था, कोई भोज उत्सव पर, या फिर खाना खाने को बुलाता था अपने घर में। मतलब सभी से झगड़ा लड़ाई था, थोड़ा बहुत गांव के बाहर रहता था। तो जैसा कि फ्रेंड्स, तभी गुलरी काकी गोधन को बुलाने जाती हैं। अब उसमें गुलरी काकी हैं जो गोधन को बुलाने जाती हैं। गोधन पंचलाइट जला देता है। अब गोधन आया, पंचलाइट जला देता है। सभी खुशी से झूम उठे। पंच गोधन से बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसा कि फ्रेंड, जो पंच हैं वह गोधन से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कहते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा के गाना। अब पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। बस इसी प्रकार से ये पंचलाइट कहानी का उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 7। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80। 5 नंबर का प्रश्न है, और ये पंचलाइट भी 5 नंबर की थी जो कंप्लीट किए। अब हमारे यहाँ पर तो श्रवण कुमार खंड काव्य है, तो श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चित्रण कर देते हैं। और अगर आपके वहां पे, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट में तो श्रवण कुमार खंड काव्य है, और आप सभी की डिस्ट्रिक्ट में अगर दूसरा हो, जैसे दशमी रथी हो, या फिर त्यागपथी हो, आलोक वृत्त हो, सत्य की जीत हो, तो जो आपके वहां पर खंड काव्य है वही याद कीजिएगा। तो चलिए हम श्रवण कुमार खंड काव्य में नायक का चरित्र चित्रण कर देते हैं। हाँ, तो डालेंगे फ्रेंड्स प्रश्नोत्तर नंबर 7। श्रवण कुमार खंड काव्य नायक का चरित्र चित्रण। इस खंड काव्य के नायक श्रवण कुमार हैं। उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं। मातृ पितृ भक्त। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श बालक है। वह सुबह से शाम तक अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा करता है। ये एक हेडिंग हो गया, मातृ पितृ भक्त। अगला हेडिंग है निश्चल एवं सत्यवादी। अगली हेडिंग है निश्चल एवं सत्यवादी। तो श्रवण कुमार के पिता वैश्य और माता शूद्र थी।
जब श्रवण, जैसे कि जब दशरथ उन्हें बाण से मारा, तो दशरथ ने उन्हें बाण से मार दिया, तो श्रवण कुमार सत्य बता दिए कि वह किसी से भी कुछ नहीं छिपाते थे। क्षमाशील एवं सरल स्वभाव, श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध नहीं था। आत्मसंतोषी, वेद के अनुसार श्रवण कुमार को कोई लोभ, लालच, मोह नहीं था। ये हेडिंग हो जाती है। अगली हेडिंग सीखेंगे, संस्कार को महत्व देने वाला। श्रवण कुमार समदर्शी हैं, वह कर्मशील एवं संस्कारों को महत्व देता है। वह जीवन में पवित्रता, संस्कारों से उदार, परोपकारी था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहुंचते हैं खंड खा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर आता है, 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर अनुवाद के। तो हम अनुवाद करने वाले हैं। महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पटु, पत्रकाराश्चित, परमस्य सर्वोच्च गुण, जन सेव आसीत, यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीडस्नाश्चेत तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहाम यच्च अकरोत् प्राणी सेव अस्य स्वभाव एवासीत। चलिए ससंदर्भ अनुवाद कर देते हैं। डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में महामना मालवियाह नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद करेंगे। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। यानी कि जो महामना मालवीय थे वह विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां शीघ्र उपस्थित होकर उस सब प्रकार की सेवा करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। जैसे कि एक बार दोबारा बता दे रहे, महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पटु, पत्रकाराश्चित। तो महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेव आसीत, यानी कि परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्राप अयम जनानां दुखितान पीडस्नाश्चित तत्रैव सः शीघ्र में उपस्थिता सर्वविधिम सहायं अकरोत्। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेव अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अब प्रश्नोत्तर नंबर 8 के ख नंबर, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। न मे रोचते भद्रम वा उलुक्कस्यामि विवेचनम अकुध्रस्य मुखम पश्य कथम कुद्धो भविष्यति। तो संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, नमो राचते भविष्यति। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातकम नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद, तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय इसके क्रोधहीन मुख को देखो कैसा है, और जब क्रोधित होगा तो कैसा हो जाएगा। यही अनुवाद हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का दाल में काला होना, तीसरे का अनुवाद करेंगे दाल में काला होना। डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 9 के तीसरा, दाल में काला होना, गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे हो, जरूर दाल में कुछ काला है। तो इस प्रकार से अनुवाद कर देंगे। तो प्रश्नोत्तर नंबर 9 हल कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रश्नोत्तर नंबर 10, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अगला आता है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें जैसे कि जो 3 प्रश्न दिया गया है, इसे पढ़कर इसी के अंदर आंसर छिपा हुआ, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो ये आप सभी को करने हैं।
अब अगला जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यवसन। वसन व्यसन मतलब क्या होता है? विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। तो सही होगा वस्त्र और आदत, यानी कि पहला के सी नंबर सही होगा, वस्त्र और आदत। वसन मतलब वस्त्र, व्यसन मतलब आदत। चलिए दूसरा पूछते हैं, अंबुज अम्बुद। अंबुज अम्बुद, क्वेश्चन देख लीजिए। अंबुज अम्बुद, पन्ना पलटते हैं, पलटेंगे तो 4 ऑप्शन दे दिया गया। बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। तो देखेंगे तो राइट आंसर होगा इसका भी सी, कमल और बादल। सी नंबर सही हो जाएगा, कमल और बादल। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, पट, विधि, नाग। तो हम विधि का लिख देते हैं नियम, संयम। नियम, संयम, बस हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत आसान है, 1-1 नंबर के रहता, बहुत अच्छा नंबर उठाते हैं ये सब। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो। तो जो आंखों के सामने हो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी नंबर सही है, प्रत्यक्ष। अगला है दूसरा, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु, ये भी सी सही है इसका, और इसका बी सही है, प्रत्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। क्या होगा? हो जाएगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। अगला है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो हो जाएगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। वीर रस तथा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो चलिए वीर रस की ओर बढ़ते हैं। वीर रस की परिभाषा लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 12। वीर रस की परिभाषा हो जाएगी, और इसका अस्थायी भाव, इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। किसी कठिन कार्य को करने या युद्धों के समय मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम पीछे हटो नहीं। बस ये उदाहरण हो जाएगा वीर रस का। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिना देरी करते हुए अगला क्वेश्चन, ख नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 12 का, सलेश अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो चलिए लिखते हैं सलेश अथवा उत्प्रेक्षा, चाहे जो एक लिख दो। तो हम लिखेंगे सलेश अलंकार, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहां सलेश अलंकार होता है। उदाहरण है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यह है सलेश अलंकार का उदाहरण। चलिए अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। गा नंबर पे है, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं। दोहा छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। तो इसमें मात्राएं देखिए, पहले चरण में 13 है और दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11। तो इस प्रकार से दोहा छंद हो जाता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं बैंक में, प्रश्नोत्तर नंबर 13। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या फिर प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल। चलिए लिखते हैं, या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 13, प्रश्नोत्तर संख्या 13, खाता खुलवाने हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र। सेवा में प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, माल रोड, रामपुर। विषय, बचत बैंक खाता खुलवाने हेतु। महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, मेरी औसत वार्षिक आय 48,000 रुपये है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके बैंक में बचत खाता खोलने की सुविधा है और आपका बैंक जमा राशि की मामूली ब्याज भी देता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि बचत खाता खोलने की कृपा की जाए। दिनांक डाल दो, धन्यवाद लिख दो और प्रार्थी का नाम लिख दो और पिता का नाम लिख दो। जहां पे आपका गांव है नाम लिख दो प्रार्थी के नीचे, ये सब लिखना है। प्रार्थी के नीचे आपको पेपर में नाम नहीं लिखना है, बस ना ही पिता का नाम पेपर में लिखना है। इस प्रकार से हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स प्रश्नोत्तर नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो हम चौथा वाला करेंगे, पर्यावरण और प्रदूषण पर निबंध। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 14, निबंध पर्यावरण और प्रदूषण। विचार बिंदु लिख दो। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से हानियां, प्रदूषण की समस्या का समाधान और उपसंहार। 6 हेडिंग बनाते हैं। प्रस्तावना, आजकल मनुष्य औद्योगिक के जंजाल में फंसकर मशीन का पुर्जा बन बैठा है, जो स्वयं पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता है, जो हमें चारों ओर से प्रवृत्ति किए हुए है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण विकराल रूप दिनों दिन धारण कर रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि अब दुखद दिन अब आ गया है। इस प्रकार से प्रस्तावना में लिख देंगे। प्रदूषण का अर्थ, मनुष्य के जीवन का विकास स्वच्छ वातावरण में संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है। पर्यावरण में उपस्थित अवांछित पदार्थ जो सभी जीवों के लिए हानिकारक प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक तथा रासायनिक पदार्थों के उपयोग से पृथ्वी, हवा, पानी प्रदूषित हो रहे हैं। प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण कई रूपों में देखने को मिलता है। जैसे वायु प्रदूषण, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिसके कारण सांस लेते हैं। वायु में उपस्थित धूलकण, चिमनियों के धुएं, वाहनों से निकलने वाले धुएं हमें बहुत क्षति पहुंचाते हैं। जल प्रदूषण है। जीवन के संघर्ष में वायु के बाद प्रमुख स्रोत जल है। जल को जीवन कहा जाता है। आजकल जल को बहुत तेजी से दूषित किया जा रहा है। नदियों में कूड़ा कचरा हुआ, जानवरों को नहलाना, मृत शरीर को जल में प्रवाहित करना, ये सब जल प्रदूषण के उदाहरण हैं। जल प्रदूषण इन सभी के कारणों से होता है। ध्वनि प्रदूषण, यह एक नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कि लाउड स्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण के कारण है। इसके कारण श्रवण शक्ति में कमी, यानी कि सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। प्रदूषण की हानियां, प्रदूषण की हानियां, निरंतर बढ़ती जनसंख्या, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, वनों के विनाश प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करती है। प्रदूषण मनुष्य व अन्य जीवों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मनुष्य में सिर दर्द, हृदय रोग, खांसी, दमा रोग आदि किसी न किसी रूप में प्रदूषण से जुड़े हैं। प्रदूषण यानी कि प्रदूषित जल पीने से परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रदूषण से बहुत हानियां होती है। समस्या का समाधान, हम सीखने वाले समस्या का समाधान क्या है। प्रदूषण की समस्या का समाधान निम्न है। प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षों व फल फूल को अपनी कुल्हाड़ी का निशाना बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करें। जनसंख्या बढ़ोतरी पर रोक लगाएं, जिससे हमें कृषि भूमि को कम न करना पड़े और जंगलों को न काटें। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर, जैसे लाउड स्पीकर थोड़ा कम बजाएं, नियंत्रण किया जाना चाहिए।
अगला हेडिंग है उपसंहार। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नई चेतना जारी की जाए। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर से चलाया जा रहा है और हर व्यक्ति को हर शुभ अवसर पर एक पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि आपका जन्मदिन आए साल में एक बार, तो एक पेड़ लगा दो। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाना चाहिए। यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाइए, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास 2025 वाले मॉडल पेपर का सलूशन, जो कि आपको थोड़ा बहुत लिख के बताया गया है और हम लिख रखे थे जो बताया गया है। तो मिलते हैं अब अगले किसी न किसी मॉडल पेपर के सलूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोस्ट वेलकम।